हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हीमोग्लोबिन के बेसिस पे कैसे एनीमिया को डिफाइन करते हैं। तो एनीमिया का डिफिनेशन, तो जैसा कि पीडियाट्रिक्स में एक बहुत ही लंबा एज गैप है, ठीक है। यहाँ न्यूनेट भी हैं, इन्फेंट भी हैं, टोडलर भी हैं, प्री स्कूल गोइंग, स्कूल गोइंग, एडोलेसेंट, ठीक है, प्यूबर्टल एज, और हम 18 साल तक बच्चे पीडियाट्रिक में हुए। तो बहुत लंबा, तो हर एज के बेसिस पे एनीमिया का डिफिनीशन अलग अलग है। तो यहाँ पे एज के बेसिस पे एनीमिया का क्या कट ऑफ है, उसके बेसिस पे एनीमिया का, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक साथ याद रखना है। तो अगर कोई बच्चा एक वीक यानी सिर्फ 7 डेज का है, तो उसके लिए एनीमिया का डिफिनीशन, अगर उसका हीमोग्लोबिन 13.5 ग्राम से कम है, 13, ध्यान देना 13 पॉइंट, क्योंकि अगर आप देखोगे न्यूनेट का भी देखोगे फाइल में, तो उसमें हीमोग्लोबिन 17, 18, 16, 15, 19, 20 तक इस तरह का होता है। पॉलीसाइथेमिया का जो डिफिनीशन है न्यूनेट में, वो हीमोग्लोबिन मोर देन 22 है, 22 से ज्यादा, मतलब आप 21.9 तक नॉर्मल होता है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा होता है। तो 1 वीक या 7 डेज से कम के बच्चे के लिए जो एनीमिया का डिफिनीशन है, हीमोग्लोबिन अगर 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है। अगर वो बच्चा 1 से 2 वीक है यानी 7 से 14 दिन के बीच का है, तो उसके लिए वही डिफिनीशन हो जाता है 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है। इसका यूनिट जो होता है हीमोग्लोबिन ग्राम पर डेसीलीटर होता है, या ग्राम पर 100 ml बोल सकते हो, ठीक है। अगर 3 to 4 वीक यानी 15 से 30 दिन, या उसी को 1 मंथ तक के बच्चे को, उसके लिए है 9.5। उसके बाद 1 महीना हो गया, उसके बाद 2 महीने से 5 महीने तक बच्चे का लेस देन 9। तो देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 13.5, 12.5, 9.5 और 9। उसके बाद 6 मंथ टू 5 ईयर तक का 11 ग्राम% से कम है अगर, तो एनीमिया का डिफिनीशन होता है। और अगर 6 साल से 11 साल का बच्चा है, तो उसके लिए 11.5। यहां तक देखिएगा ये घटता आया है, उसके बाद फिर यहां से बढ़ रहा है, ठीक है। 6 मंथ से 5 ईयर के बीच 11 से कम है, अगर 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, और 6 to 11 ईयर के बीच में अगर 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो एनीमिया का डिफिनीशन होगा। अगर वही बच्चा 12 से 15 साल का है, तो लेस देन 12 है, लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो वो एनीमिया के डिफिनीशन में आएगा। अब 15 साल से ज्यादा है, 15 साल से ज्यादा है या एडल्ट है, एडल्ट एक्चुअली 18 साल से ज्यादा बोलते हैं, लेकिन 15 साल से ज्यादा है या एडल्ट है, तो उसमें एडल्ट मेल और फीमेल में अलग, यहाँ पे मेल और फीमेल में कैटेगराइजेशन नहीं होता है, क्योंकि 15 साल से कम के बच्चे मेल फीमेल में बहुत डिफ्रेंसिएशन नहीं होते। इसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन होते हैं, और खून चूसने वाली प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है, इसीलिए यहाँ से डिफ्रेंसिएशन आया है, ठीक है। तो अगर मेल है, तो मेल के लिए क्या है, लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो मेल के लिए, एडल्ट मेल या 15 साल से ऊपर है, तो एनीमिया होगा। और फीमेल के लिए 12 ग्राम% से कम है, ठीक है। अब फीमेल के लिए, और फीमेल में एक चीज होता है प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट फीमेल है, तो उसके लिए एनीमिया का डिफिनीशन उसी एडल्ट फीमेल के लिए 11 हो जाता है, ये WHO है, ठीक है, WHO के लिए। लेकिन अगर वही फीमेल प्रेग्नेंट है और इंडियन है, तो RCH प्रोग्राम के नाम, RCH बोले तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम के अनुसार ये 10 से कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल प्रेग्नेंट फीमेल कहीं और किसी और देश की है 11 है, इंडियन के लिए WHO ने तो सेम रखा है, लेकिन RCH प्रोग्राम के अंतर्गत, अगर RCH प्रोग्राम के अंतर्गत है तो 10। क्यों? क्योंकि एनीमिया, अगर ये क्राइटेरिया 10 क्राइटेरिया रखने के बाद भी अगर आप देखेंगे, तो मोर देन 90% प्रेग्नेंट फीमेल एनीमिक होती है, और ये क्राइटेरिया के बावजूद भी देखोगे तो 50% फीमेल एनीमिक जाती है। एनीमिया इतना कॉमन है कि इतना कट ऑफ कम करने के बाद भी अगर आप ब्लड टेस्ट देखें गायनेक में दे जाके, तो 90%, 80 to 90% फिर भी एनीमिक हो जाती है। हालांकि माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सीवियर एनीमिया या वेरी सीवियर एनीमिया में पेशेंट नहीं जाता है, तो
तो यहाँ पे ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कहीं कुछ नहीं, जो एनीमिया का डिफिनीशन होल हमारे नीट पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी वाइवा के लिए। तो यहाँ पे आपको मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, गायनी, कहीं भी सारे एनीमिया का डिफिनीशन एक साथ हो गया। एनीमिया जैसे आपका एक जनरल एग्जामिनेशन का एक पार्ट होता है, और एनीमिया का सेपरेट केस भी मिलता है, ठीक है। और गायनी में एनीमिया केस अलग अलग से आता है, जैसे एपीएच है, पीपीएच है, इन सब में भी एनीमिया हो जाता है, या एनीमिया वैसे। तो एनीमिया कहीं भी मिल सकता है, आपको मेडिसिन में मिल सकता है, सर्जरी में मिल सकता है, हर जगह। तो ये हीमोग्लोबिन के बेसिस पे एनीमिया का डिफिनीशन है। अब एनीमिया के टाइप, जैसे एनीमिया के टाइप माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर होते हैं। तो उसमें किसी भी के लिए, चाहे चिल्ड्रन हो, इन्फेंट हो, किसी के लिए, सबके लिए वेरी सीवियर एनीमिया का डिफिनीशन सेम है। 4 ग्राम पर्सन से कम है वेरी सीवियर, 6 ग्राम पर्सन से कम है यानी 4 to 6 है तो सीवियर एनीमिया, ठीक है। मॉडरेट एनीमिया 6 to 9 ग्राम पर्सन, ठीक है। और माइल्ड वाला सबके लिए वेरी करेगा, ठीक है। अगर जैसे मैंने एडल्ट मेल के लिया वो 9 to 12.9, अगर एडल्ट फीमेल होता तो उसके लिए 11.9 हो जाता, ठीक है। जैसे मैं जो कटाव बताया, अब किसी का एक का 9 ही था, यानी 2 to 5 मंथ के लिए क्या था, 9 था। तो वहां पे क्या होगा, ये माइल्ड और मॉडरेट वाला बदलेगा डिफिनीशन, लेकिन सीवियर एनीमिया और वेरी सीवियर एनीमिया का डिफिनीशन सेम रहेगा। अब हम बताना क्यों जाए, क्योंकि वेरी सीवियर एनीमिया का सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना ही देना है। अब सीवियर एनीमिया, हीमोग्लोबिन लेस देन 6, यहाँ पे कंडीशन होता है, अगर ये न्यूट्रिशनल एनीमिया है, सिर्फ न्यूट्रिशन एनीमिया, कोई पैथोलॉजिकल नहीं है, न्यूट्रिशनल एनीमिया है, प्लस कोई उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन नहीं, यानी सीएचएफ नहीं है, कोई उसको डिस्ट्रेस नहीं है, या कोई ऑर्गन फेलियर, या कोई उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या सीएचएफ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो इसमें कैन भी आप दे सकते हो, अवॉइड भी कर सकते हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कैन भी, नहीं भी दोगे तो चल जाएगा। आप आयरन थेरेपी मतलब ओरल या आपको पैरेंटल आयरन थेरेपी से काम चल जाएगा, ठीक है। ओरल या पैरेंटल आयरन थेरेपी, या आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हो, यहाँ पे वो है, ठीक है। यूजुअली हम लोग कर देते हैं, 6 के नीचे भी कर देते हैं। यहाँ पे आप ओरल आयरन थेरेपी की जरूरत होती है, पैरेंटल आयरन थेरेपी दे सकते हो। माइल्ड एनीमिया में ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, हम डाइटरी हैबिट करते हैं, किसमें, आप डाइटरी इंप्रूवमेंट, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाओ, आयरन गुड़ होता है, जैसे गुड़, जैसे जो आयरन रिच आयरन सोर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं, और जो कारण है उसको कारण को रिमूव करते हैं। मान लो किसी को वर्म इन्फेक्शन है, ठीक है, वर्म इन्फेक्शन के कारण हुकवर्म होता है, उसमें होता है, तो उसको रिमूव करेंगे। मान लो कोई और दूसरे तरीके से खून चूस रहा है, हुकवर्म खून ही चूसता है ना, कोई और दूसरा खून चूसने वाला है, उसको रिमूव करेंगे, जो भी काज है उसको हम रिमूव करेंगे। मॉडरेट में आपको ओरल आयरन थेरेपी देना होता है, ओरल आयरन थेरेपी देना होता है, ठीक है। सीवियर एनीमिया के कंडीशन बताए, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन, कहाँ पे डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है, कहाँ पे ओरल आयरन थेरेपी देना है, कहाँ पे, अब इसको लिए अगर इसमें सिंगल बेस्ट आंसर माना जाए तो पैरेंटल आयरन थेरेपी, तो पहला डाइटरी, ओरल आयरन थेरेपी, पैरेंटल, यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर एक लाइन में करना है, लेकिन ये वाला थोड़ा कंडीशनल है, ठीक है। ये तो हुआ सीवियर एनीमिया। अब बहुत सारे बच्चे देखते होंगे वेंटिलेटर पे होते हैं, वेंटिलेटर पे बैठे, किसी को इंडोट्रेकियल इंटुबेशन होता है, कुछ लोग एनआईपीवी या सीपैप पे होते हैं, कुछ बच्चे को सीधा नेजल प्रांग लगा होता है, नेजल प्रांग से डिस्ट्रेस है, कुछ विदाउट होते हैं। तो इन कंडीशनों में क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंडिकेशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको थोड़ा सा हम बताएंगे, इन कंडीशनों में क्या होता है। तो हम एक टेबल बनाएंगे, वहां पे हीमोग्लोबिन
और दो चीज देते हैं एससीटी या पैक्सोडोन, दोनों के बेसिस पे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो मैंने जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बताया था वो पेशेंट बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, ओपीडी बेसिस में आया है, तो सीवियर एनीमिया, वेरी सीवियर एनीमिया कैसे क्यों करते हैं। ये एक पेशेंट है, ओवरऑल क्या कंडीशन है। तो एक्चुअली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मेन अगर हम दोनों में देखा जाए, हीमोग्लोबिन भी देखते हैं, एससीटी या पीसी भी देखते हैं। दोनों में देखा जाए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर तो एससीटी होता है या पीसी भी होता है। अगर कोई ईटी यानी इंटूबेशन है और मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, मैकेनिकल वेंटिलेशन, तो अगर उसका एससीटी लेस देन 36 है, एक इसके लिए देखो हमेशा हीमोग्लोबिन एससीटी का एक रेशियो होता है 3:1, मतलब जो एससीटी होगा वो हीमोग्लोबिन का 3 गुना होगा। तो अगर आप एक याद रखेंगे दूसरा बड़े आराम से कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो अगर हीमोग्लोबिन देखेंगे तो हीमोग्लोबिन 12 से कम, यानी कोई इंटूबेटेड बच्चा है, ठीक है, उसका हीमोग्लोबिन 12 से कम है तो वो इंडिकेशन होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो इंटूबेटेड है, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट देने की जरूरत है, तो वहां खून भी कमी है तो उसको और ज्यादा वेंटिलेटर से आउट ही नहीं हो पाएगा। तो वहां पे इंडिकेशन क्या है कि अगर 36 से कम एससीटी है और 12 से कम हीमोग्लोबिन है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। अगर वो सी पैप पे होता या एनआईवीडी, सी पैप का मतलब होगा कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, एनआईवी नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, इसमें ईटी न डाल के उस पे वेंटिलेशन पे ना नेजल प्रांग टाइप या वो लगा के नेजल वो कैमरा लगा के उस पे देते हैं, इंटू ईटी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्राइटेरिया थोड़ा सा कम हो जाता है कि अगर 30 से कम हो रहा है एससीटी या हीमोग्लोबिन 10 से कम हो रहा है। एक चीज देखो रिलेशन 12 3 36 10 3 30, ठीक है। अगर आपने एक बच्चा एनआईपीवी पे है, उसका आपने हीमो सीबीसी कराया, उसमें उसका एससीटी 29 आ रहा है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन 10 आ रहा है, तो मैंने कहा दोनों में सिलेक्ट कौन करना है, इसको प्रायोरिटी देना है, तो इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंडिकेशन होता है। अगर वो नॉर्मल नेजल प्रांग पे है, सिर्फ नेजल प्रांग पे, तो उसका एससीटी देंगे अगर 21 से कम है या हीमोग्लोबिन 7 से कम है। लेकिन अगर कोई रेस्पिरेटरी सपोर्ट नहीं, किसी चीज पे नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं, एकदम नॉर्मल बच्चा भी है और उसका हीमोग्लोबिन 6 से कम या एससीटी या पीसीबी 18 से कम है, तब भी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंडिकेशन होता है। एक साथ सब लिख दिए हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सबके लिए है, ठीक है, ये न्यूनेट के लिए भी है, चिल्ड्रन के लिए भी है, इन्फेंट के लिए भी, एडल्ट के लिए, हर किसी के लिए होना चाहिए, ठीक है। हालांकि हमारे पीडिया में दिया हुआ, लेकिन ये रूल आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? मेल में ज्यादा क्यों होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये तो तुम्हारा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो भगवान भी समझदार है, क्योंकि भगवान को पता है ना कि शादी के बाद इसकी वाइफ आएगी और आधा लीटर खून तो पी जाएगी, इसलिए आधा लीटर ज्यादा बनाएंगे, ठीक है। ये फनी है, मेन रीजन वही है। हालांकि फीमेल में भी एस्ट्रोजन होता है, क्योंकि मेल की बॉडी मस्कुलर होती है, आउटडोर एक्टिविटी ज्यादा होती है, मसल मास ज्यादा होती है, इसलिए रिलेटिवली उसको ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपका हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है, आरबीसी हो गया, आरडीडब्ल्यू मैंने बताया कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखते हैं जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में बढ़ जाता है और तुम्हारा जो थैलेसीमिया में नॉर्मल होता है। तो वहां पे जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और थैलेसीमिया के डिफरेंस जो वहां बताए हैं उसमें चीज बताए हैं, क्योंकि दोनों ही माइक्रोसिटिक, जैसे हम पहले हम एमसीवी देखते हैं। एमसीवी यानी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, इसके बेसिस पे एनीमिया दो तरीके हो सकती है, माइक्रोसिटिक, दूसरा माइक्रोसिटिक। तो हमारा माइक्रोसिटिक में थैलेसीमिया आ जाएगा, थैलेसीमिया, ठीक है। दूसरा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है, ये माइक्रोसिटिक में आएगा। और तुम्हारा हम यहाँ 3 ही लेके चल रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन हम जो लेके चल रहे हैं उसकी बात करें। मिगेलो प्लास्टिक एनीमिया तुम्हारा माइक्रोसिटिक में आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों माइक्रोसिटिक आएगा, तो इसके बेसिस पे क्या डिफरेंशिएट कर पाओगे? अब यहाँ पे हम और चीजें भी देखते हैं, लेकिन आरडीडब्ल्यू देखेंगे। अगर आरडीडब्ल्यू नॉर्मल है तो ये थैलेसीमिया है, अगर आरडीडब्ल्यू इंक्रीज है तो आयरन डिफिशियंसी।
इसके अलावा हम आयरन प्रोफाइल कराते हैं, ठीक है। और हमने बताया था रूल ऑफ थ्री मेंटेन होता है। एक मैंने बताया था मेंटेजर इंडेक्स, मेंटेजर नहीं होता, मेंजर इंडेक्स होता है, लेकिन टी बोलते हैं ताकि स्पेलिंग याद रहे, ठीक है। तो मेजर, ये 4 पैरामीटर है जिसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन हम सीबीसी के बेसिस पे कैसे दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसके बेसिस पे, ठीक है। और अगर ये माइक्रोसिटिक है तो हमारा हो जाएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो यहाँ हम केवल सीबीसी से देखो हम कितनी आसानी से एनीमिया डायग्नोस कर रहे हैं, सिर्फ एक सिंपल सा इन्वेस्टिगेशन। इसलिए क्लिनिकल अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लेस इन्वेस्टिगेशन में अर्ली डायग्नोसिस करके पेशेंट का अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब एससीटी और पीसीबी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये इससे हम डिसाइड करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और इसका एससीटी या पीसी का जब आप डेंगू का मैनेजमेंट पढ़ेंगे वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एससीटी या पीसी एक्चुअली ये पैक्ड सेल वॉल्यूम या एससीटी होता क्या है, ये जो सेल होते हैं सेलुलर वॉल्यूम को बताता है तुम्हारा, जैसे पीआरबीसी, टीएलसी और प्लेटलेट, ठीक है, इन चीजों को मिलाता है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, अगर आप टीएलसी देखेंगे तो 1000 में काउंट होता है, प्लेटलेट भले भी लाख में होता है लेकिन उसके कंपेरिजन में 1.5 to 4.5 होता है, ठीक है। और ये मिलियन में होता है, वो लाख में होता है, मिलियन मतलब बहुत ज्यादा होता है पीआरबीसी। तो ओवरऑल मैक्सिमम वॉल्यूम इसमें किसमें होता है, पीआरबीसी का होता है। एमसीबी और हीमोग्लोबिन के बेसिस पे हम एनीमिया का, हीमोग्लोबिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हीमोग्लोबिन के बेसिस पे हम एनीमिया डिसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। और